स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए से वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है यहाँ पे है मातृभूमि। इसी चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं, पूरे से खत्म करने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दोनों कवर करेंगे। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले इसका कवि परिचय की तरफ हम चलते हैं। तो बिना कुछ देरी के हम इसका कवि परिचय, इस मातृभूमि का कवि परिचय की तरफ जाते हैं। तो इस कविता के लिखने वाले का नाम है सोहन लाल द्विवेदी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सोहन लाल द्विवेदी जी के द्वारा ही इस कविता को लिखा गया है, मातृभूमि कविता को। तो यहाँ पर सोहन लाल द्विवेदी जी का कवि परिचय को आज हम देखने वाले। यही सोहन लाल द्विवेदी जी का एक फोटो है। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। लिखा है, इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। यानी कि बोल रहा है कि मातृभूमि जो कविता है वो हिंदी के प्रसिद्ध कवियों, यानी कि इतना प्रसिद्ध है कि बहुत कवियों जितने लिखे हैं और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाती है इसमें, यानी कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी माने जाते हैं इस कवियों के कवि में। तो इसका नाम है सोहन लाल द्विवेदी। जो यहाँ पे सोहन लाल द्विवेदी जी, इसी के द्वारा लिखा गया है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मातृभूमि चैप्टर का लेखक कौन है। तो उसके ऑप्शन में ऑलरेडी रहेगा सोहन लाल द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी जी उसके ऑप्शन में रहेगा। तो उस पर आप टिक लगाइएगा। उसमें कुछ और आगे लिखा हुआ है, उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। यानी कि 125 साल कहने का मतलब है 100 साल से 25 ज्यादा, यानी कि 125 रुपया जिस तरीके से 125 रुपया होता है, उसी प्रकार से 125 साल कहने का मतलब है 100 साल, 125 साल पहले। यानी कि अगर आज से हम काउंटिंग करें 125 साल, यानी 2026 अभी हो रहा है, 125 अगर काउंट करें तो लगभग जाएगा 1900 के आसपास, 1900 के आसपास जाएगा। 1901 या 1900 के आसपास, लगभग वही 1900 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पर इसका जन्म लगभग 1900 के आसपास में हुआ है। आगे बोल रहा है, उस समय अंग्रेज का भारत पर अधिपत्य था। यानी कि यह बात सच थे कि 1947 से पहले भारत गुलाम थे अंग्रेज के। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब इस सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, उस समय अंग्रेजों का भारत पर सबसे ज्यादा अधिपत्य था। यानी कि उस समय भारत अभी भी गुलाम था। उससे आगे है, उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज को विरोध किया। यानी कि सैनिक अपने बंदूक से और अपने हथियार से विरोध करते थे, लेकिन सोहन लाल द्विवेदी जी ने अपने कलम को ही अपना हथियार बनाया, उसी को कहानियों के तौर पे बताया और पूरे देश में बताया कि ऐसा ऐसा है। मतलब इस कहानी में हम जो पढ़ेंगे वही सब मतलब अपने लेखनी से बताया गया। इसके आगे यहाँ पे है, उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्त। यानी कि सोहन लाल द्विवेदी जी हमेशा यही चाहते थे कि हम देश के बारे में लिखें, देश को अपना मुद्दा बनाए, देश के बारे में हम हमेशा जितनी कहानी कविता लिखेंगे वो देश पर ही लिखेंगे, देश के बारे में अच्छाई बताएंगे, देश की बुराई तो नहीं, लेकिन जितनी अच्छाई है वो सभी अच्छाई बताएंगे। बुराई तो उस समय था ही नहीं, अब धीरे धीरे बुराई होने लगा। उस समय तो भारत एक गुलाम था, फिर भी भारत को बुरा से कोई नहीं बोल सकता था, ऐसा था पहले। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे, भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। यानी कि भारत के बारे में वो गान करना उसको बहुत ज्यादा पसंद था। इससे भारत का अच्छाई को बताना उसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। किनको? सोहन लाल द्विवेदी जी को। इनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे बढ़े चलो पढ़े चलो। ये सब कुछ रचनाएं इसने लिखे हैं। जैसे जिस प्रकार से मातृभूमि है उसी प्रकार से कुछ चर्चित रचनाएं और है। बढ़े चलो पढ़े चलो। कुछ अगला भी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही दूसरा रचना है। और रचना इनका है जो आदि यहाँ पर दिया हुआ है, और सारा रचना है जो आप गूगल के माध्यम से या बुक में तो नहीं है, गूगल के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो उसका जन्म हमने बोला था ऊपर यहाँ पे 1900 के आसपास उसका जन्म 125 साल पहले हुआ था। तो वही यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि 1906 ईस्वी में सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, और 1988 ईस्वी में सोहन लाल द्विवेदी जी का मृत्यु हुआ था। उनका बॉर्न हुआ था 1906 में, और उनका डेट हो गया था 1988 में।
तो आइए यही कवि परिचय था यहाँ पे। सोहनलाल द्विवेदी जी महान व्यक्ति यही है जो इस कविता को लिखे हैं। आइए पढ़ते हैं इस कविता में क्या क्या सब दिया हुआ है। तो आइए बिना कुछ देरी का हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा से ये अंग्रेज एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कविता में जो बात बतलाया गया है वो सभी सोहनलाल द्विवेदी जी अंग्रेज से कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ चित्र के माध्यम से कुछ चित्र भी दिया हुआ है यहाँ पे। आइए सबसे पहला लाइन यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला लाइन है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो हिमालय पर्वत जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, जो हिमालय पर्वत इतना बड़ा है, ये ऐसा प्रतीत होता है नीचे से कि लगता है कि आकाश में सटा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कितने इतना बड़ा पर्वत है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे आकाश में सटा हुआ है। यही कभी बताना चाहता है अंग्रेज को से ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। इतना बड़ा ऊंचा हिमालय पर्वत जो भारत में जो आकाश में सटा हुआ है। आगे यहाँ पर है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे चरण तले का मतलब होता है जो हम लोग पांव से चलते हैं वो हमेशा समुद्र या हिंद महासागर के एक भाग है जो उससे झूमता है। यानी कि हिंद महासागर नीचे हिंद महासागर है चरण तले, और आकाश में हमारा ऊंचा खड़ा हिमालय है। धरती पर हमारा सिंधु नदी हिंद महासागर है और आसमान में हमारा हिमालय पर्वत है। इस सिंधु का मतलब होता है यहाँ पे समुद्र या समुद्र भी बोल सकते हैं, और हिंद महासागर का एक छोटा भाग या एक बड़ा भाग, ऐसा आप बोल सकते हैं। नित का मतलब हमेशा धरती के मतलब हम लोग जहाँ पर चलते हैं जिस स्थान पे, उस स्थान पे भी इतना बड़ा समुद्र है कि जो आपस में झूमता रहता है, खेलता रहता है। यही वो अंग्रेज को बताना चाहते हैं। आगे ये है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। गंगा यमुना त्रिवेणी का मतलब है जो तीन नदियों का समूह है वो हमेशा लहरती रहती है, आपस में लहरती रहती है। और आगे है, जगमग छठा निराली, जगमग करती छठा निराली यानी कि पग पग लहर रही है। यानी कि जो हमारा छठा निराली जो हमारा शोभा है, जो हमारा भारत का शोभा है, वो इतना निराली है, इतना सुंदर है कि लगता है कि हम पग पग उसको बिछर रहे हैं, उससे जा रहे हैं। अगर हम एक बार घूमने जाते तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम उस सबको इतना खूबसूरत शोभा को हम छोड़ के कहूँ जा रहे हैं दूसरे स्थान पे। तो यही अगला दिया हुआ है, पग पग छठा निराली जगमग छठा निराली पग पग छहर रही है। हमारे पल पल वो बिछर रही है हमसे, ऐसा लगता है। आगे है यहाँ पे, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कभी अंग्रेजों से ये कहते हैं कि वह पुण्य भूमि भी मेरी है, वह स्वर्ण भूमि भी मेरी है। यानी कि वह पुण्य भूमि है मेरी है, जो पुण्य भूमि पवित्र भूमि है। ऐसा पवित्र भूमि पर हमने जन्म लिया है कि वो पवित्र पुण्य भूमि है। यहाँ पे पुण्य का मतलब बताया गया है पवित्र। तो अभी अंग्रेज से यह कहते हैं कि हमारा भारत इतना पवित्र है कि उस पवित्र भूमि पर हमारा जन्म भी हुआ है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि का मतलब है वह भूमि जहाँ सोने के चिड़िया के समान भूमि था पहले। वह स्वर्ण भूमि मेरी जो सोने के समान चिड़िया के समान था, जो सोने का चिड़िया के समान था। वह जन्म भूमि मेरी, वह भूमि जहाँ पर हमारा जन्म हुआ था। वह मातृभूमि मेरी, वह भूमि जो हमारे माँ के समान है, उस भूमि को वह मातृभूमि मेरी। यही कवि अंग्रेजों से बता रहे हैं कि वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी और वह मातृभूमि मेरी। ये सब अंग्रेज से बोल रहे हैं। अगला यहाँ पे है, झरने अनेक झरते जिनकी जिसकी चहरियों में पहाड़ियों में झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है जो मस्त झाड़ियों में। यानी कि बता रहे हैं कि भारत में अनेक झरने झरती है
और अनेक पहाड़ से झरने बहुत ज़्यादा झरती है, जो यहाँ पे भारत के अलावा भी दूसरे दूसरे देश से आदमी आते हैं और इस झरने को देखने के लिए अपना पैसा खर्चा करते हैं। और बता रहे हैं चिड़िया चहक रही है जो मस्त झाड़ियों में, यानी कि हमारा जो भारत का जो जंगल है उसमें चिड़िया चहक रही है। यानी कि यहाँ पे चिड़िया की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है भारत के नागरिक का। यानी कि जो भारत का नागरिक है वो अपने गांव से ऐसा लग रहा है, ऐसा मतलब संस्कार शोभा यहाँ पर प्रतीत होता है, जो लगता है कि एकदम चिड़िया की तरह चहक रही है। ऐसा भारत के नागरिक के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। यहाँ पे कुछ आगे लाइन यहाँ पर लिखा है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। अमराइयाँ घनी है, अमराइयाँ का यहाँ मतलब होता है आम के पेड़ों का समूह, यानी कि आम का जो पेड़ है वो बहुत घनी है और उसी में कोयल पुकारती है। यानी कि यहाँ पे इस लाइन में हमारा बात हो रहा है, जो भारत में जितने सारे राज्य हैं उसमें जितने सारे लोग हैं वो एकदम पुकारती है, कोयल की तरह आवाज निकालती है, कोयल की तरह बोलती है। किसी से ना कोई झगड़ा ना कोई झंझट। आप झगड़ा होने लगा, पहले तो उतना झगड़ा भी नहीं होता था। पहले तो अंग्रेज का गुलाम खुद थे भारत, इसी कारण से बहुत कम पहले झगड़ा होता था। पहले अपने सुरक्षा के लिए सब लड़ते थे। आगे यहाँ पे कहती है, बहती मलय पवन है तनमन संवारती है। यानी कि यहाँ पे इस लाइन में जो मलय दिया हुआ है, इस मलय का अर्थ है दक्षिण भारत के मलय पर्वत के चलने आने वाली शीतल सुगंधित एवं स्वास्थ्यवर्धक वायु। यानी कि जो मलय पर्वत है, जो बहुत सुंदर पर्वत है, उस पर्वत पर से जो वायु जो हवा आता है वो इतना सुंदर है, सो उसको जो आदमी मतलब सूंघता है, यानी कि उसमें जो वायु का जो सुगंध आता है इतना मस्त लगता है, वही बताया जा रहा है। तनवन संवारती है, यानी कि लगता है कि अब हम क्या करें, छोड़ के जाने का भी मन नहीं करता है। यानी कि आप लोगों का क्वेश्चन ये रहा कि मलय पर्वत पर ऐसा कौन सा पेड़ है या ऐसा कौन सा फूल के पेड़ है जो उसमें से हवा बहता है तो दम सुगंधित हवा बहता है। हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे इस मतलब मलय पर्वत पर ऐसा कौन सा पेड़ है जो सबसे ज्यादा सुगंधित उसमें वहां से हवा आता है। आइए हम आगे कुछ और देखते हैं। यही मलय पर्वत पर से हवा सुगंधित है, जहाँ जानवर सब भी रहते हैं हमारे भारत में। और देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पे कहते हैं, वह धर्म भूमि मेरी दिया हुआ है, वह धर्म भूमि मेरी वह कर्म भूमि मेरी। यानी कि वह धर्म की भूमि है, हमारी जो भूमि है भारत का वह धर्म की भूमि है। यहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मतलब त्योहार आया जो भारत के वर्ष जैसा 26 जनवरी हो तो सभी धर्म मिलकर मनाते हैं। वही अंग्रेज को बता रहे हैं, कौन, सोहनलाल द्विवेदी जी बता रहे हैं, वह धर्म भूमि मेरी वह कर्म भूमि मेरी। वह जो धर्मों का भूमि है, वह जो धार्मिक कार्यों को पुण्य यानी कि परिपूर्ण कर्म भूमि है। यानी कि बताया जा रहा है जो हमारा संस्कार रीति संस्कार है वो बहुत अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो अगर कोई राष्ट्रीय पर्व या राष्ट्रीय त्योहार आ जाए तो वो सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं। आगे बता रहे, वो जन्म भूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। यानी कि जो पीछे ये दो बार रिपीट कर दिया गया है, वह जन्म भूमि मेरी, जहाँ पर हम लोगों का जन्म हुआ है वह मातृभूमि मेरी। जो हमारा मातृभूमि है, जो हमारा भूमि है वो हमारे माँ का समान है। ये सब कभी दो बार यहाँ पे रिपीट किए हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति जन्मी जहाँ थी सीता। यानी कि यहाँ पे रघुपति कहने का मतलब यहाँ पर राम से है। यानी कि रामायण के राम से बताया जा रहा है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति जन्मी जहाँ थी सीता। यहाँ पे राम की बात भी नहीं हो रहे है, यहाँ पे वो पुरुषोत्तम मनुष्य के बात हो रहे हैं जो भारत में रहते हैं। उन सब को जहाँ पे ऐसे ऐसे पुरुष जन्म लिए हैं जो मतलब राम जी के समान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के समान थे। ऐसे ऐसे वहाँ पे स्त्री हैं भारत में, ऐसा लगता है कि वो भारत में मतलब संस्कार से ही पूरा परिपूर्ण है। पूरा संस्कार जानती है अपने भारत, अपनी संस्कार के पूरा परिपूर्ण है। आगे कहता है, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीत।
गीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी यहाँ पे तो बताया बालपन के रूप में है, यानी कि बच्चा के बारे में बता रहा है, बच्चा के बारे में बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता, यानी कृष्ण जी ने वहां पे बांसुरी से पवित्र गीत गा रहे हैं। यानी कि लगता है जो भारत के नागरिक है वो अपने भारत में पवित्र गाना गाते हैं, मतलब फिल्म शूटिंग जैसे यह सब फिल्म शूटिंग के वगैरह होता है वो सब करते थे, मधुर मधुर सा सॉन्ग गाते हैं, वो सब यहाँ पे दिया गया है। आइए हम आगे कुछ देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है गौतम ने जन्म लेकर जिनका सुयश बढ़ा। यहाँ पे गौतम का मतलब है गौतम बुद्ध, यानी ये बौद्ध धर्म से भी जोड़ रहा है। यानी गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, यानी गौतम बुद्ध ने जैन बौद्ध धर्म को भारत में सबसे ज्यादा मतलब प्रचार प्रसार किए थे। बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म को ही किए थे। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि गौतम ने जन्म लेकर जिनका सुयश बढ़ाया, यानी गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर भारत की इस पवित्र भूमि में बौद्ध धर्म का सुयश बढ़ाया, अपने धर्म के बारे में बताया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यानी कि बता रहा है यहाँ पे कि बौद्ध धर्म में पूरे भारत को दया सिखाई और पूरे भारत को दया दिखाया बौद्ध धर्म में के संस्थापक गौतम बुद्ध ने। यानी कि वो सब यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि अब कुछ देर के बाद बौद्ध धर्म के संबंधित अशोक के बारे में भी बात यहाँ पर होंगे इसी लाइन में। अगला यहाँ पे लाइन कहता है वह युद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी। ये तो 100% अंग्रेज के लगता है सामने जाकर बोल रहे, एकदम टक्कर में बोल रहे। कौन? सोहन लाल द्विवेदी जी, यहाँ पर जो नाम दिया गया है। बोलते हैं वह युद्ध भूमि मेरी जहाँ तुम हमारे युद्ध भूमि पर ही आए हो, वह बुद्ध भूमि मेरी जहाँ पर बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो बुद्ध भूमि भी मेरी है। जो युद्ध भूमि भी मेरी है और बुद्ध भूमि भी मेरी है, वो सब हमारी है। वह मातृभूमि भी मेरी है, यानी कि जो वह भूमि जिस पर तुम अभी ठहरे हो वो मातृभूमि भी, वो माँ भी मेरी है, वह भी मातृभूमि भी मेरी है। और वह जन्मभूमि मेरी, जो जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जहाँ पर तुम्हारा जन्म, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। सोहन लाल द्विवेदी जी ने सीधा टक्कर में बोलते 100% बोल, लगता है कि ऐसा आमने सामने से टक्कर हो रहा है, लगता है आमने सामने से टक्कर हो रहा है सोहन लाल द्विवेदी जी का, कि बोलते हैं वह युद्ध भूमि मेरी। जो यहाँ पे इसमें युद्ध भूमि में लगता है कि यहाँ पे कलिंग के युद्ध के बारे में बतला रहा है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के बारे में, वो उसी से कुछ जोड़ रहा है यहाँ पे। सो जो कलिंग के युद्ध थे वो कलिंग के मैदान में हुए थे, इसीलिए वह युद्ध भूमि भी मेरी थी, वह बुद्ध भूमि भी मेरी थी, जहाँ पर बुद्धों का सबसे ज्यादा प्रचलन था। जिस समय बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मतलब प्रचार प्रसार हो रहे थे, वह मातृभूमि भी मेरी थी जिस पर तुम अभी खड़े हो, वह मातृभूमि। यह बात सोहन लाल द्विवेदी जी ने बोले होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। वह जन्मभूमि मेरी, यानी कि जिस पर हमने जन्म लिया है वह जन्मभूमि मेरी, तुम्हारा इस पर जन्म नहीं हुआ है, यह जन्मभूमि हमारी है। तो इस कविता में इतने सारे कुछ लाइन दिए गए थे, यहाँ पे इसी लाइन सबको कुछ मतलब बातें यहाँ पर बताए गए हैं, जो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कवि परिचय में जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कवि मतलब भारत के प्रसिद्ध कवियों में से थे, बोले जाएंगे यहाँ पर कवि हिंदी के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन में सोहनलाल द्विवेदी जी। उनका जन्म कब हुआ था, अगर जन्म में दे दिया यहाँ पे 1906, तो यहाँ पर सही है। अगर ऐसे दे ऑप्शन में 125 साल पहले, 150 साल पहले, 250 साल पहले ऐसे दे, तो 125 साल को ही टिक करना है, यानी कि 125 साल को ही हमेशा टिक करना है आपको। ऐसे देगा। मातृभूमि चैप्टर के लेखक कौन है, तो सोहनलाल द्विवेदी जी है। बोले अगर मतलब आगे बताएगा जिस समय सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म हुआ था उस समय भारत क्या गुलाम था, तो उस समय था, 100% था। आगे लिखे गए थे
सेना अपने बंदूक के दम पर लड़ रहे थे तो कवि सोहनलाल द्विवेदी जी अब किस दम पर लड़ रहे थे, तो वो अपने कलम को ही अपना हथियार बनाए थे, यानी कलम को ही वो अपने रक्षा के और आत्मरक्षा का हथियार बनाए थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोहनलाल द्विवेदी जी का सबसे प्रिय विषय क्या था, तो यहाँ पर देशभक्त था। ये तो 100% क्वेश्चन सवाल में आने का सवाल है, इसको तो 100% याद कीजिएगा कि सोहनलाल द्विवेदी जी का प्रिय विषय कौन था, तो देशभक्त था। वो देशभक्त के बारे में हमेशा बताना चाहते थे। आगे कुछ और दिया गया है जो यहाँ पर बताया जाएगा कि सोहनलाल द्विवेदी जी का चर्चित रचनाएं निम्न में से कौन, उसमें ऑप्शन में बढ़े चलो, बढ़े चलो, या तो ये रहेगा या तो कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, ऐसा भी मतलब ये भी दोनों ऑप्शन में रहेगा, और तीसरा में ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों इसी प्रकार से ऑप्शन में रहेगा। और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। उनका मृत्यु कब हुआ था, 1988 में हुआ था। ये दोनों बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो कुछ बतलाए, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पर बतलाना था हमको, जो यहाँ पे है कहाँ गया, मलय का मतलब बतलाना था। मलय, हाँ, यहाँ पे जो दिया गया है मलय पवन, बहती मलय पवन है तनमन संवारते, यानी कि मलय पवन जो दक्षिण भारत के मलय पर्वत पर चंदन का पेड़ है, चंदन का पेड़ है, जो सुगंधित हवा वहां से आता है। मन करता है कि वहां एक बार जाऊं तो दोबारा ना हो, यही कवि ने कहता था। यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि मलय पर्वत पर ऐसा कौन सा पेड़ है जिससे सुगंधित हवा बहते हैं, तो ऑप्शन में आप लोगों को हो सकता है चंदन हो सकता है। सबसे ज्यादा मलय पर्वत पर ही अभी मिलते हैं। तो ये सब बातें थी इसमें जो कहानियों के तौर पे आप लोग को समझाए हैं। वीडियो समझ नहीं आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा एक बार, और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम अगले क्लास में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इसका पार्ट टू भी हम शामिल साथ में लेके आएंगे, जिस पार्ट का यहाँ पे नाम बताया जा रहा है गोल, जिस पार्ट का नाम है गोल पार्ट भी हम साथ में अगले वीडियो में हम गोल पार्ट का भी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को भी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।